अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये आंकड़ा बढ़कर 6 लाख को पार कर चुका है। हालांकि बुधवार सुबह के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो 5,85,000 से कुछ ज्यादा ये संख्या थी, लेकिन राज्यों से जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं उससे ये संख्या 6 लाख के पार चली गई है। गुरुवार सुबह जब स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ों को अपडेट करेगा तो उसमें ये संख्या दिख जाएगी। और अगर हम देखें राज्यों की तरफ से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं तो महाराष्ट्र लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी वहां पर 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में हालांकि संक्रमण के मामले कुछ कम हुए हैं। जिस तरह से 3,000 से ऊपर की दर बनी हुई थी नए मामलों की, वो अब नीचे आई है। कुछ कह सकते हैं कि दिल्ली संभली है, लेकिन अन्य राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं लगातार। जिस तरीके से खासतौर पे तमिलनाडु में देखें, गुजरात में देखें और उत्तर प्रदेश में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, कुछ नए मामले सामने आने की वजह से ये जो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आप जरा आंकड़ों के लिहाज से समझेंगे तो देखेंगे कि किस तेजी के साथ लोगों ने लापरवाही बरती है और यही एक बड़ा कारण है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। अगर हम बात करें पहले 1 लाख मामले की, तो पहले 1 लाख तक पहुंचने में देश को 110 दिन लगे थे और अगर हम बात करें पिछले 5 दिन में 1 लाख मामले हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से हम जो सुरक्षा मानक, जो स्वास्थ्य सुरक्षा मानक जो जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और खुद को तो परेशानी में डाल ही रहे हैं। स्वास्थ्य हमारी जो सुविधाएं हैं उनके लिए दिक्कतें कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पर अगर इससे हटकर भारत और चीन की बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। वह लेह के उस अस्पताल में भी जाएंगे जहां पर घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है, उनसे मिलेंगे और पूर्वी लद्दाख का दौरा करेंगे। खासतौर पर जो बताया जा रहा है कि LAC पर जा सकते हैं रक्षा मंत्री और वहां पर भारत की जो रक्षा तैयारियां हैं, सुरक्षा तैयारियां हैं, उसका जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेनाध्यक्ष भी जा रहे हैं और हम आपको बता दें कि अभी पिछले सप्ताह ही सेनाध्यक्ष लद्दाख के 2 दिन के दौरे से लौटे हैं और उन्होंने पूरे वहां पर हमारे क्या ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया था, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था। तो अब रक्षा मंत्री ने स्वयं जाने का निर्णय लिया है, वो वहां पर लद्दाख जा रहे हैं। और इससे पहले आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू आकर रक्षा मंत्री से मिले, उन्हें जम्मू कश्मीर की स्थिति की जानकारी दी है। हालांकि कोई इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि खासतौर पर हाल ही में जो आतंकवादी गतिविधियां बड़ी हैं, जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, आतंकवादी ठोके जा रहे हैं और सीमा पार से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे तमाम पहलुओं की जानकारी रक्षा मंत्री को जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के, उन्होंने दी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका भारत के साथ अगर खड़ा हुआ है और जो भारत का फैसला है 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का, उसको बिल्कुल जायज बताया है। और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे जो चीनी ऐप्स बैन हुई हैं उनकी जो कंपनियां हैं कैसे तिलमिला गई हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि जो कल सैन्य स्तर की वार्ता हुई थी भारत और चीन के बीच, उसमें क्या कुछ निकल कर आया। यह भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब अपना सरकारी बंगला छोड़ना होगा क्योंकि उनको 1 महीने में घर खाली करने का नोटिस मिल गया है। 1997 से वो इस बंगले में रह रही हैं। आदेश आते ही कांग्रेस नेता बिफर पड़े हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मांग कर रहे हैं कि सरकार अपना फैसला वापस ले। जो रणदीप सुरजेवाला है वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के प्रति इतनी नफरत क्यों है। इस तरीके की बातें कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन नियमों के अनुसार प्रियंका गांधी को बंगला छोड़ना ही होगा। तो आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से आज की जो और अन्य बड़ी खबरें हैं। उधर चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने भारत की इस कार्रवाई की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ये कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। LAC पर चीन के साथ तनाव को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के 20 सैनिकों को अमेरिका ने श्रद्धांजलि भी दी। उधर बौखलाए चीन की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका से हाथ ना मिलाए। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और अमेरिका साथ आए तो दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो बुरी तरह घिर जाएगा। चीन की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर उसने हांगकांग को निगलने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। चीन ने एक दिन पहले ही कभी ब्रिटेन का क्षेत्र रहे हांगकांग में बेहद सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है।
उधर भारत सरकार चीन को लगातार झटके पर झटके दिए जा रही है। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को अलविदा कह दिया। हालांकि इस संबंध में अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष ने ट्वीट कर कहा, सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है, सीमा पर एक कड़ा संदेश दिया है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में वीबो पर अपना अकाउंट खोला था। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन किया जाएगा। यहां तक कि हाईवे निर्माण में लगी ऐसी कंपनियों को भी काम नहीं दिया जाएगा जिनकी सहयोगी कंपनी चीन से ताल्लुक़ रखती हो। इसके पहले रेलवे के कई ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी निवेशकों से कोई रिश्ता नहीं रखा जाए। उधर चीन जो 59 ऐप्स पर प्रतिबंध का दर्द खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसके अब स्वर फूटने लगे हैं। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है कि 59 ऐप बैन करने से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance को $6 अरब का नुकसान हो सकता है। अब आप ही सोचिए कि सिर्फ एक ऐप के बैन होने से अगर इतने नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि 59 ऐप के बैन होने से चीन को कितना बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। डिजिटल इकोनॉमी पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इन चीनी कंपनियों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के नक्शे कदम पर दुनिया के अन्य देश भी चल सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों गूगल और फेसबुक से इतर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश कुछ ऐसे बाजार थे जहां पर चीनी कंपनियां अपने देश के अलावा सफलता के लिए दांव लगा रही थी। उधर भारत और चीन की सेनाओं ने मंगलवार को करीब 12 घंटे की कमांडर स्तरीय वार्ता में प्राथमिकता के साथ जल्द, चरणबद्ध और क्रमिक तरीके से पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने पर जोर दिया। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में 7 सप्ताह से दोनों सेनाओं के बीच बढ़े तनाव को खत्म करने के मकसद से कमांडर स्तरीय वार्ता हुई है। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच 17 जून को बड़ी सहमति के आधार पर यह फैसला हुआ है। बातचीत में जिम्मेदार तरीके से समग्र हालात से निपटने पर सहमति बनी थी। सूत्रों ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल है और इस संदर्भ में कयास आधारित बिना प्रमाण वाली रिपोर्ट से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में हुई चर्चा से व्यक्त होता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के लिए दोनों पक्ष प्रतिबद्ध हैं। आपसी सहमति योग्य समाधान पर पहुंचने के लिए सैन्य कूटनीतिक स्तर पर और बैठकें होने की संभावना है। इस बीच सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से नई दिल्ली स्थित बंगला 1 अगस्त तक खाली करने को कहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि SPG सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्हें मौजूदा 35 लोधी एस्टेट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि Z+ की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवासीय सुविधा नहीं मिलती। सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें Z+ श्रेणी सुरक्षा दी थी। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अगर वह अगले महीने में बंगला खाली नहीं करती हैं तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक किराया अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सरकार ने रेलवे के निजीकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। अभी की खबर यह है कि 109 रेल मार्गों का चयन किया गया है जिस पर निजी रेलगाड़ियां चलेंगी। बताया जा रहा है कि सब कुछ इसमें निजी क्षेत्र का ही होगा। बस जो ड्राइवर और जो अन्य जो स्टाफ होते हैं परिचालन से संबंधित वो रेलवे के होंगे, बाकी सब निजी क्षेत्र का होगा। और ये जो रेलें होंगी इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और खासतौर पर जो ऐसे बहुत से जो यात्री हैं वो कहते हैं कि हमको सुविधाएं मिले तो हम प्लेन की बजाय रेल से जाना पसंद करेंगे। तो एक तरह से रेलवे की तरफ और जो खासतौर पर प्रथम श्रेणी के जो यात्री हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास तो है ही, साथ ही इसमें निजी क्षेत्र का निवेश भी रेलवे में आएगा। इस बात के लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन देखना होगा कि रेलवे के इस निजीकरण जैसे प्रयास का अन्य दलों में क्या प्रतिक्रिया रहती है, खासतौर पर जो रेलवे यूनियन है वो इसके बारे में क्या कहती है।